चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास को अगर थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, अगर हम लास्ट क्लास को अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें हमने कर रखी थी। तो उसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहीं पे नोट कराया हुआ था, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड। देखो ये है, लास्ट यही नोट किया था हमने। इसको एक बार आप देख लीजिए, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या है स्पेंडर रिलेशनशिप। जो हम करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि भाई फुल ब्लड की कंडीशंस क्या है, फुल ब्लड किसे कहेंगे। तो फुल ब्लड में हमारे पास थे फुल ब्लड, यानी एम फॉर मदर मैंने बता रखा है, एफ फॉर फादर, मदर फादर हस्बैंड वाइफ जो होंगे अगर सेम होंगे, बोथ आर सेम, तो वो फुल ब्लड की कंडीशंस में काउंट होंगे। हाफ ब्लड की कंडीशन पे फादर सेम होंगे पर मदर डिफरेंट होगी। यूट्रिन ब्लड में क्या होगा, मदर तो सेम होगी पर फादर के होंगे डिफरेंट, फादर होंगे यानी कि डिफरेंट हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी कर सकते हो, यहाँ पे भी हस्बैंड कर सकते हो, यहाँ वाइफ कर सकते हो, यहाँ यहाँ हस्बैंड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो कर सकते हो। ठीक है, ठीक। इसी ये चीज जो मैंने आपको यहाँ पे जो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, उसी को लॉ की भाषा में अभी हम पढ़ते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो बेयर एक्ट को अगर हम देखते हैं तो देखो बेयर एक्ट पे चल रहे हैं, आपके पास भी नोट्स है पर उसे बाद में पढ़िएगा, सामने सामने से देखिए क्या है। सेक्शन 3 एप्लीकेबिलिटी हो गई थी हमारी। हाँ, तो देखो क्या कहता है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, हम यहाँ पे है। हाँ देखो, देखो क्या कहता है कि जो फुल ब्लड है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, two persons are said to related to each other. Two persons are related to said to be related to each other by the full blood when they are were descended from the common ancestor by the same wife, यानी कि वाइफ सेम है। एंड हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन ancestor बट डिफरेंट वाइफ्स, यानी कि जहाँ पे फादर सेम है जो अभी हमने किया, अगर मदर सेम है, मदर और फादर दोनों सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, फुल ब्लड। हाफ ब्लड की कंडीशन में फादर मदर अलग हो जाएगी। और यूट्रिन ब्लड अभी आगे दिया होगा, उसको देखो नीचे दिया, उसको भी देख लेते हैं। यूट्रिन ब्लड में क्या कहता है, नीचे दिया हुआ, नीचे दिया हुआ कि टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों बाय यूट्राइन ब्लड when they are descended from the common ancestor but the different husband। तो यहाँ पे क्या है, हस्बैंड दूसरा है, मदर सेम है पर बच्चे उसके पिताजी क्या है, अलग अलग है, तो वो यूट्रिन ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है, मैंने आपको नोट कराया, उससे आप ज्यादा करेंगे रिलेट करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो ये मैंने इसका क्रक्स ही आपको वहां पे दे दिया है कि वो एक्चुअली लॉ कहना क्या चाह रहा है, इसलिए मैंने अलग से जो जो नोट्स मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की बात है तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे अलग से नोट्स में, है ना, जो डायरेक्ट में हमें बातें समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको दिक्कत आएगी तुरंत चैट बॉक्स का यूज करेंगे क्योंकि मुझे तुरंत दिखता है कि कौन क्या पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, और वो रिकॉर्ड भी नहीं होता है तो आप उसकी चिंता मत करिए कि क्या कुछ भूलेंगे तो कोई देखेगा, क्या देखेगा। अब आते हैं प्रेस्क्राइब लीव अंडर द रूल। देखो अब आ रहा है मुद्दा स्पेंडर रिलेशनशिप का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि स्पेंडर रिलेशनशिप कहते किसे हैं, कब स्पेंडा हो जाएगा, ये हमें जानना पड़ेगा। तो देखो स्पेंडर रिलेशनशिप विद रेफरेंस to any person extends as a for third generations exclusive of the line of the ascent थ्रू द मदर साइड। मैंने आपको कल ही बताया था, मैं आपको बता भी दिखा भी देता हूँ कि कल हमने कहा किया था, मैं भी दिखा देता हूँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि स्पेंडर रिलेशनशिप के बारे में कह रहा है कि स्पेंडर रिलेशनशिप जो है वो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई स्पेंडर अगर शादी हो रही है परिवार में तो स्पेंडर रिलेशनशिप में नहीं होगी, अगर स्पेंडर रिलेशनशिप में आएगी वो शादी आगे चल के वाइड या वाइडेबल हो जाएगी। अभी वाइड वाइडेबल पढ़ेंगे सेक्शन 11 और सेक्शन 12 वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज के बारे में बताता है। तो वाइड होगी कब, वाइडेबल कब होगा, वो अभी हम मुद्दा है और सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ना है इस बात को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बात हो रही है स्पेंडा की, स्पिंडा की, या फिर कुछ भी बोलो आप। तो स्पेंडा रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो शादी हो रही है तो उसमें देखना पड़ता है कि जो मदर है, मदर की साइड हम 3 जनरेशन को काउंट करते हैं, 3 जनरेशन को हम देखते हैं। 3 जनरेशन तक हम शादी नहीं करेंगे, चौथी जनरेशन होगी तो हम वहां शादी कर सकते हैं। बट अब फादर की साइड से देखना चालू करेंगे तो फादर की साइड हम जनरेशन देखेंगे कितनी, 5। ठीक है,
छठी जनरेशन में जाके आप शादी कर सकते हैं, वहां कोई इशू नहीं, पर 5 तक आप नहीं कर सकते, 3 तक यहाँ पे नहीं कर सकते। ये कल बात मैं भी बताई थी और चार्ट बना के बताया था एक थोड़ा सा। ठीक है। तो देखो वही बात आगे लिखी है कि कहता है, फिर से पढ़ रहा हूँ स्पेंडर रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फॉर एज द थर्ड जनरेशन एक्सक्लूसिव इन द लाइन फॉर द एसेंट थ्रू द मदर। मदर को आप नोटिस करें कि मदर एंड फिफ्थ इंक्लूसिव लाइन एसेंट थ्रू द फादर। ठीक है। मैंने आपको बता दिया, फादर के साइड 5 जनरेशन को चेक करते हैं, मदर के साइड से 3 जनरेशन चेक करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अगर इसके इसके विद इन आपने शादी कर ली तो शादी सही शादी नहीं मानी जाएगी, मतलब कि वो एक्ट के वायलेशन के ग्रुप में देखा जाएगा। ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो पूछ लेंगे फ्रैक्स, ऐसा कुछ था नहीं जो समझने लायक ना हो। आप देखो आगे क्या कहता है। टू पर्सन टू पर्सन 2 पर्सन आर सेट टू बी स्पेंडास। कब से स्पेंडास कहलाएंगे वो, कब कब स्पेंडास कहलाएंगे? of each other if one is lineal at the ascendant for the other within the limit of the spender relationship, or if they have a common lineal ascendant for the within the limit of spender relationship with the reference of the each them। तो ये बात तो आपको समझ नहीं आएगी क्या बोल दिया, तो इसको हम यहाँ पे सीख लेते हैं। देखो, तो कहता है कि मान लेते हैं ये मदर है, तो मदर के ऊपर जनरेशन में आप जाइए, 3 जनरेशन देखेंगे उसके। ठीक है, 1 2 3। और फादर की जनरेशन में देखेंगे आप। ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कह रहा है कि यहाँ पे 3 जनरेशन देखिए और यहाँ पे 5 जनरेशन देखिए, इसके बिटवीन पे अगर आप करते तो स्पेंडा कहलाएगा, स्पेंडा रिलेशनशिप कहलाएगी, इसके बिटवीन में अगर आपने शादी कर ली तो। ठीक है ना। तो इसके बीच में शादी ना हो के उसके बाद में अगर आप छठी जनरेशन में जाते हैं और इस साइड में आप तीसरी जनरेशन में जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे वहां पे कोई इशू नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, शादी सही होगी। पर स्पेंडा नहीं हो सकता है, फादर के साइड से 5, मदर के साइड से 3, सीधी सी बात ये है। ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे जरूर। फिर आता है हमारे पास डिफिनेशन में, अगला आता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसको मैं पेंडिंग में रखूं, क्योंकि मैं कंडीशन ऑफ मैरिज जब आपको जब बता दूंगा तो वहां से ये ज्यादा समझ में आएगा कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को कैसे क्या क्या होता है। और मैं इसके लिए अलग से हैंड रिटन नोट्स भी बनाऊंगा, आपको भी मिल जाएगा वो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर मैं भेज दूंगा। ठीक है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में बातें बताई है कि कहाँ कहाँ आप शादी आप नहीं कर सकते, किससे किससे नहीं कर सकते, तो इसके मैं अच्छे से नोट्स बनाऊंगा। देखो देखो, जैसे इसमें आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो देखो क्या कहता है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे इसको, समझेंगे कुछ दिन, मतलब कि कल के परसों की क्लास में सेक्शन 5 में इसे अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 5 जब हम पढ़ेंगे, सेक्शन 3 पे हैं हम, एक सेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पढ़ लेते हैं पर एक बार। कहता है 2 पर्सन, एक सेकेंड, कहता है 2 पर्सन आर सेट टू बी विद इन इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कहता है कि कहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया है लॉ, लॉ ने कहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया है कि आपको वहां तो आप शादी कर ही नहीं सकते हैं। जैसे पहली बार बताता, इफ द लाइनल असेंडेंट ऑफ द अदर, इफ वन ऑफ द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लिनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है। इफ वन ऑफ द वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ फादर्स मदर्स ब्रदर्स of the grandfather grandmother brother and of the other। तो ये एक्चुअली क्या है कि वो कह रहा है आपसे कि भैया कि उसके भाई से शादी नहीं कर सकते, उसकी भतीजी से शादी नहीं कर सकते, देखो नेव्यू से शादी नहीं कर सकते, अंकल है तो अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, ब्रदर है तो अपनी सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें हैं, पर मैं भी इसको जब कंडीशन ऑफ मैरिज हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे वो ज्यादा क्लियर होगा, वहां पे सीधी सीधी बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, आप भी उससे साथ साथ में नोट कर लेंगे कि क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का क्या है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे मार्क डाल रहा हूँ कि अब इसे हमें करना है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो ये हम इसको करेंगे 5th सेक्शन के पास में। ठीक है। हम आगे चल रहे हैं, अभी डिफिनेशन अभी है कुछ और भी बचा है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। रिलेशनशिप हाफ ऑफ यूट्रेन ब्लड फ्लू ब्लड, आपको पता ही है कि वो हमने पहले ही कर लिया कि फ्लू ब्लड है तो उसमें भी आप नहीं कर सकते, वो स्पेंडा हो जाएगा। यूट्रेन ब्लड है तो अभी नहीं कर सकते आप। स्टेप ब्रदर है आपका, स्टेप ब्रदर है उस पर भी नहीं कर सकते, स्टेप सिस्टर है उस पर भी नहीं कर सकते। स्पेंडा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यही सब सीखना है हमें। आगे इसको सेक्शन 5 में हम लोग और क्लियर से पढ़ेंगे। इलेजिटिमेट ब्लड ऑफ रिलेशनशिप एज वेल एट लेजिटिमेट। तो इलेजिटिमेट का मतलब यह है कि अगर आपने किसी को, जैसे कि होता ना कि मान लेते हैं कि भाई मिस्टर ए थे, मिस्टर और ये बी है, मतलब ये बी है। ठीक है। तब ए है और बी है, 2 लोग हैं।
अब इनको बच्चे नहीं हो रहे तो मान लेते हैं ये कहीं पे ऑफेंस में गए और यहाँ से एक बच्चे को क्या किया, इन्होंने गोद ले लिया, तो ये बच्चा भी इनको कैसा ट्रीट किया जाएगा, इनका ही बच्चा ट्रीट किया जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आगे चल के ये इस बच्चे को भी, या फिर ये लड़की हो जाए लड़का हो, इसके लिए भी वही कंडीशन लागू हो जाएगी जो इनके ओरिजिनल बच्चे पे, फुल ब्लड वाले बच्चे पे जो लागू होती है, वही कंडीशंस लॉ इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। तो उसके भी कहता है लेजिटमेट हो या फिर इलिजिमेट हो, उसके लिए भी चलेगा। रिलेशनशिप बाय द अडॉप्शन, देखो नीचे लिखा है वही जो बात मैंने बताई, अडॉप्शन एज वेल एज द बाय ब्लड, दोनों ही कंडीशन पे हमको कैसे ट्रीट करेंगे, वैसा मानेंगे कि उसी हस्बैंड और उसी वाइफ का बच्चा है जैसे बाकी बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 3 हमारे पास यही था डिफिनेशन। डिफिनेशन में हमने कई बातें सीखी कि फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है, यूट्रिन ब्लड क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। अगर आपको सेक्शन 3 में कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज हम लोग सेक्शन 3 को आगे करें। सेक्शन 2 हमारा हो गया है एप्लीकेबल, और सेक्शन 1 हो गया है टाइटल। ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। आगे बताइए तो मैं आगे बढ़ूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, मैसेज करिए अगर आपको कोई दिक्कत है सेक्शन 3 तक, तो हमसे पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को छोड़ के। फटाक से हाँ ना में जवाब दे दीजिए। हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। चलो अब आते हैं हम सेक्शन 5 पे ही आते हैं, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ये तो हट गया है, आते हैं अब आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा देखो, हिंदू मैरिज एक्ट ना शुरू में थोड़ा सा बहुत ड्राई ड्राई सा है, बहुत बोरिंग टाइप का है, पर अभी थोड़ा सा हल्का सा भी आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आपको इंटरेस्ट भी जगेगा पढ़ने में। थोड़ा सा डिफिनेशन वाला पार्ट हमेशा किसी भी लॉ का थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो सेक्शन 5, सेक्शन 5 जो है हमारा, वो हिंदू मैरिज एक्ट का आता है। आप बता रहा है कि कंडीशंस क्या होंगी हिंदू मैरिज की। अगर एक हिंदू है तो उसको शादी करने के लिए कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ये हिंदू है, दो हिंदू हैं, ये ए है ये बी है, ये लड़की है गर्ल्स है ना, बी ऐसे ना करके कर देते हैं, ये बॉय है ए और ये गर्ल है। तो अगर इनको शादी करनी है तो इनके लिए सेक्शन 5 अप्लाई करेगा पहले। सेक्शन 5 की कंडीशन को फुलफिल करेंगे उसके बाद ही शादी कर सकते हैं, अदरवाइज शादी नहीं हो सकती। तो सेक्शन 5 क्या बात करता है हम उसके बारे में भी सीखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट का, ठीक है ना। एक सेकंड। चलो तो देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है हमारे बारे में। कहता है कंडीशन ऑफ द मैरिज। कंडीशंस क्या है हिंदू मैरिज की, हिंदू मैरिज की बात कर रहा है, सिर्फ हिंदू की। अच्छा आपको किसको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कौन सा लॉ है, ये प्राइवेट लॉ है या फिर कुछ और है? दोनों लोग का जवाब आना चाहिए। ये पर्सनल लॉ है, ये बात पता थी कि नहीं आपको, ये पर्सनल लॉ है। देखो चैट का यूज नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, मैं थोड़ा सा ठहर ठहर के आगे बढ़ूं। रहनाथ जी आप भी रिप्लाई करिए, हो कि सो गए हो? नहीं, चलो ठीक है आगे चलते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 4 हमने छोड़ा है। सेक्शन 4 इसलिए छोड़ा है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अभी वो जब हम हिंदू मैरिज एक्ट जब खत्म कर लेंगे ना, तो वो एक्ट वो सेक्शन आप खुद ही पढ़ लोगे। तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है कि आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी। जब मैं आपको यहाँ पे क्लास करा दूं तो आपसे एक विनती भी है कि आप खुद से उस सेक्शन तक पूरा अच्छे से पढ़े और उसके क्रक्स में पहुंचने की कोशिश करिए, तब मजा आएगा लॉ पढ़ने में, अदरवाइज नहीं मजा आएगा। तो दोबारा पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं कि अगले दिन क्लास में फिर भेंट होगी नोट्स के साथ। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
तो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशन है अ मैरिज, देखो अब ध्यान से पढ़ना, लॉ की लैंग्वेज देखो, अ मैरिज में भी सोमलाइज कब हो सकती है? बिटवीन एनी टू हिंदू, देख लो, एनी टू हिंदू इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब उसके बारे में बताया, नेमली उसके बारे में बता दिया कि वो कुछ नीचे हमने दिया है, बताइए, देखते हैं। कहता है देखो पहली कंडीशन सेक्शन 5, ये सेक्शन 5 है और उसका ये क्लॉज 1 है, तो क्या कहता है? नाइदर पार्टी, कोई भी पार्टी यानी कि न लड़का न लड़की, हैज स्पाउस, समझ गए होंगे, मेल फीमेल दोनों, लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो यही सी बात है, जिसकी भी शादी हो रही है, मतलब पहले क्लॉज को अगर अगर अच्छे से समझाऊं मैं, तो कहता है देखो भाई ये लड़का है, ये है लड़का, तो इसके बाल वगैरह बना लेते हैं, सॉरी बाल लड़कियों वाले बन गए इसके, और ये है लड़का, और सॉरी ये गर्ल है, और ये है बॉय, इन दोनों शादी करने वाले हैं। पर इसके पहले इसके पहले इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारी शादी अभी तक या तो हुई नहीं है, या तो शादी हमारी अभी तक हुई नहीं है। अगर हुई है किसी के साथ, तो हमने पहले से क्या रखा है? हमारा डिवोर्स हो रखा है। तो जब भी एक लड़का और लड़की, मतलब दो हिंदू जब शादी करेंगे, तो शादी करने से कंडीशन पे उनके पास कोई स्पाउस पहले से नहीं होनी चाहिए लिव इन। अगर कोई स्पाउस लिव इन है, सॉरी इसको समझ लेना, अगर कोई स्पाउस लिव इन है, तो वो शादी कंडीशन ऑफ मैरिज को फुलफिल नहीं करेगा। आगे आपका ये सवाल हो सकता है कि सर अगर फुलफिल नहीं करेगा, वो शादी वॉइड होगी कि वॉइडेबल होगी? अब उस पे मुद्दा हम लोग सेक्शन अभी 10 पढ़ेंगे, और सेक्शन, सॉरी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 पढ़ेंगे, जिसके बारे में बताता है कि कब कब शादी वाइड कहलाएगी और कब कब शादी वॉइडेबल कहलाएगी। ठीक है, जैसे ही आपको समझना है आप वहीं पे मुझे रोक देंगे कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई। अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं सेक्शन 5 के पहले ही क्लॉज को समझा रहा हूँ आपको, कि शादी तभी मानी जाएगी आपकी कंडीशन फुलफिल जब आपकी शादी हो रही है, उसके पहले कोई स्पाउस आपका नहीं हो। पहली बात आगे होगी। फिर चलते हैं सेकेंड। सेकेंड कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हो रही है, एट द टाइम ऑफ मैरिज जब शादी हो रही, नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। वैलिड कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। वैलिड कंसेंट का होना बहुत जरूरी है, कि जब शादी हो रही है, तब जो भी पार्टी हो, चाहे मेल हो या फीमेल, उसका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। टू 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 इट इन द consequences ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कि सीधी सी बात, जो हमारा क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए है, वो कहता है कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, यानी कि जब वो कंसेंट दी, यानी कि मानते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं लड़कियों को लेके, क्योंकि लड़कियों को लेके ज्यादा होता है, कि मानते हैं कि भाई साहब ये देखो, ये सॉरी ये लड़का है और ये लड़की है। अब घर वाले इस लड़की की शादी बिना इसकी मर्जी के कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे जब इसकी बिना मर्जी की शादी मिस्टर ए से कर रहे हैं, तो ये वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कि भाई लड़की की सहमति नहीं थी और आपने उसकी शादी कहीं और करा दिया, तो लड़की के पास ये राइट है कि इसको इस कंडीशन को लेके वो कोर्ट का जा सकती है, चैलेंज कर सकती है कि मेरी शादी जो है वो सेक्शन 5 के क्लॉज 2 के हिसाब से नहीं हुई है, क्योंकि क्लॉज 2 कहता है कि मेरी कंसेंट जो है होनी बहुत जरूरी है, विदाउट कंसेंट शादी नहीं की जा सकती। पहला चैलेंज करने का तरीका ये है। साइनाथ जी कोर्ट वोट जा रही हैं, आप देखेंगे ये सब चीजें बहुत सारी होती हैं वहां पे। फिर दूसरी कंडीशन, मान लेते हैं कि जो ये लड़की है, जो ये गर्ल है, ये जो लड़की है, ये बीच बीच में पागल होती है, बाद में इसको बीच बीच में दौरा पड़ता है। और जब इसको दौरा पड़ता है, उसी वक्त इसके घर वाले ने क्या किया? घर वालों ने क्या किया, इससे कंसेंट ले लिया कि तुम्हारी शादी ये मिस्टर ए से की जाएगी, ये ए से की जाएगी। तो जब जब ये कंसेंट अपनी दी लड़की, जब लड़की ने कंसेंट दी है, उस वक्त ये पागल थी, इनकेपेबल टू गिव इन वैलिड कंसेंट। तो ऐसी कंडीशन पे इसकी कंसेंट ना मानी जाएगी, मतलब वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड कंसेंट मानी जाएगी। तो पहला क्लॉज जो हमारा है, क्लॉज ए का जो ए कह रहा है, वो कह रहा है इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, वैलिड टू द कॉन्सिक्वेंसेस, किसके कारण से? अनसाउंडनेस, यानी कि पागलपंती के दौरे पड़ते हैं, दिमाग सही नहीं रहता, उस वक्त का कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं बी पे। तो कहता है थ्रू कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। अब देखो कहता है कैपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट, कहता है कि वो सही है वैलिड कंसेंट देने के लिए। हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर,
पर उसको मेंटल डिसऑर्डर मतलब दिमागी कुछ बीमारी है, ऑफ सच ऑफ द काइंड ऑफ सच एक्सटेंड टू द अनफिट ऑफ फॉर द मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि कहता है कि उसको पागलपंती की दीवार पे मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ दिमागी बीमारी है, दिमाग में कुछ उसके है, और उस कंडीशन पे उसको अनफिट है मैरिज के लिए, और ऐसी कंडीशंस पे उसकी शादी करा जाएगी, तो वो भी शादी कंडीशंस ऑफ मैरिज में फिल नहीं होती है अगर उसकी 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 कंसेंट ली गई हो। कब? जब वो पागल हो, अनसाउंडनेस की कंडीशन में हो, या फिर वो कैपेबल हो वैलिड कंसेंट देने के लिए, बट वो सफरिंग हो रही है, मतलब वो सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर से वो सफर कर रही हो, ऐसी कंडीशन पे अनफिट मैरिज मानी जाएगी, वो अनफिट है। फिर तीसरा क्लॉज कहता है हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ द इंसैनिटी, और उससे बीच बीच में पागल के दौरे पड़ते हैं, इंसैनिटी का अटैक आता है, ऐसी कंडीशन पे भी बात नहीं हो मतलब कि सॉरी, है ना, इंसैनिटी के दौरे आते हैं, अटैक ऑफ द इंसैनिटी होती है, तब भी नहीं कंडीशन ऑफ मैरिज फुलफिल मानी जाएगी। एंड ब्राइड ग्रूम दूल्हा हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि क्या कह रहा है, जो मेल है उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ऑफ मैरिज है। और फीमेल जो है हमारे पास, वो फीमेल की एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है जो भी तो लड़के की बात किया, एंड ब्राइड देखो दुल्हन की बात क्या कहता है, जो दुल्हन होगी उसकी एज कितनी हो चाहिए, 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो अभी तो मुद्दा बन रहा है, मोदी गवर्नमेंट ये बात को शायद ड्राफ्टेड हो चुका है, अभी ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है कि ये जो एज है ना, लड़की की एज जो 18 साल है, इसको 21 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी, हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40 कहता है इक्वालिटी ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के समझ सभी लोग समान होंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी का जो भेदभाव रखा गया है कि लड़के की शादी 21 में होगी, लड़की की शादी 18 साल में हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे बातचीत हो रही है कि इसको भी 21 साल कर दिया जाए। तो इसमें अब क्या होगा कि ये आगे चल के हो ही जाएगा, अभी पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, वो पास कर लेंगे, क्योंकि पता ही है आपको बीजेपी की मेजोरिटी है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इस पे ही मुद्दा चल रहा है अभी अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया होगा कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक कंफर्म नहीं हुआ तब क्या आंसर में 18 ही होगा, 21 नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपके आंसर ने पूछ लिया ऐसा कि क्या 21 होने के कुछ ऐसे कंडीशंस हमारे पास आए हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही है, तो हाँ आपका जवाब होना चाहिए हाँ 21 है, पर वो ड्राफ्टेड की फॉर्म में है, अभी वो एक्ट नहीं बना है, गजट में पास नहीं हुआ है, जब तक गजट में पास नहीं होगा तब तक वो लॉ का रूप ले नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंडीशन ऑफ मैरिज को देखते हुए। अब ये बात समझ में आ गई, आप आते हैं क्लॉज 4 की ओर। द पार्टी आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, समझ में ही बात, इसीलिए रोक के रखा था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में भी हमको और पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है इसको मैं कल तक बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अब मैं इसको बढ़िया से आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि एक्सप्लेन व्हेन हिंदू टू हिंदू नॉट मेड विद ईच अदर, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब वो प्रोहिबिट करेगी उनके रिलेशनशिप को, और आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अनलेस द कस्टम्स ऑफ यूजेस गवर्निंग ऑफ ईच ऑफ देम परमिट फॉर द मैरिज बिटवीन द टू। अब देखो ये मुद्दा समझ में आता है, अब ये मुद्दा बहुत तगड़ा हो गया कि कह रहा है, कस्टम की बात कर रहा है कि अगर आपका कस्टम, मतलब जब शादी हो रही है, अगर कस्टम अलाउ कर रहा है उस चीज को करने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि साउथ वगैरह में जो ये 5 मैंने आपको बताया था ना अभी, फादर के साइड से 5 और मदर के साइड से 3 जनरेशन देखते हैं, साउथ में ये शायद एक ही 2 जनरेशन तक देखा जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपका कस्टम ही है, अगर ये कैसा कस्टम ही है, जनरेशन 5 है और मदर की साइड से 3 जनरेशन हम चेक करते हैं, अगर ये कस्टम आपका अलाउ मतलब कस्टम आपका जो है वो इससे डिफर करता है, अगर वो कस्टम आपका है कि 2 ही जनरेशन हम फादर के साइड से देखते हैं, मदर के साइड से सिर्फ एक ही जनरेशन देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आप शादी कर सकते हैं। पर आपको अगर आगे चल के वो चैलेंज हो जाता है इन द ऑनेबल कोर्ट, तो ऐसी कंडीशन पे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा कस्टम है सर, ऑनेबल कोर्ट में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा ये कस्टम है, इस कारण से हम ऐसा किया हुआ है, और कस्टम के प्रूफ में आपको पूरा सारा सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस हो गई। और लास्ट क्लॉज 5 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखो लिखा है द पार्टीज आर नॉट स्पेंडर्स ऑफ ईच अदर,
स्पेंडाज का मतलब है, स्पेंडाज में हमने क्या पढ़ा है, तीन बातें पढ़ी है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड नहीं होने चाहिए अनलेस, अब देखो यहां भी लिख दिया, अनलेस द कस्टम और यूजेस ऑफ गवर्निंग द ईच परमिट द मैरिज बिटवीन द, मतलब कि देखो सीधी सी बात है, हिंदू मैरिज एक्ट में ना एक तो लॉ बन गया है, लॉ जो कहता है उसकी तो कंडीशन फुलफिल करनी ही करनी पड़ेगी, अगर बियॉन्ड द लॉ कुछ बातें हो रही हैं तो कस्टम के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू ही में पढ़ा है कि हिंदू मैरिज के हमारे पास दो सोर्स है, हमारे पास दो सोर्स है, एक सोर्स है एंशियंट सोर्स है, एक एंशियंट सोर्स है और एक हमारा क्या है, एक हमारा मॉडर्न सोर्स है। तो मॉडर्न में तो हम अभी मॉडर्न ये बेरक पढ़ ही रहे, एंशियंट की कुछ बातें हैं जो कस्टम में भी आती है, कस्टम के थ्रू भी एंशियंट बनता है, तो कस्टम का अगर अगर है वो आपके रीति रिवाज पहले से ही चले आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पे आप उसे कर सकते हैं, पर आपको अगर इनकेस मैरिज आपकी चैलेंज होती है तो आपको इस कस्टम को प्रूफ करना पड़ेगा ऑनेबल कोर्ट के सामने। अभी तक आपको कोई समस्या हो, आप निर्धल्य से बेशरम होके बिल्कुल पूछिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, हमको ये समझ नहीं आया, आप फिर से बताइए। सेक्शन 5 तक कंप्लीट हो गया है, जल्दी से पूछिए, चैट बॉक्स में पूछिए, अभी वैसे पूछना है माइक ऑन करके तो माइक ऑन करके पूछिए। किसी को नहीं पूछना है भाई कुछ, देखो डिस्कस किया करो, मजा आएगा, मुझे ही पढ़ाने में बहुत मजा आएगा जितना डिस्कस करोगे। अब ये कमेंट वमेंट पढ़ने का काम आपका है, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आ जाओ, सेक्शन 6 जो है रिपील हो चुका है, देखो मीटिंग की टाइमिंग सिर्फ 3 मिनट बची है, 4 मिनट, तो फिर आप तुरंत ज्वाइन कर जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब 2-3 मिनट के बाद ज्वाइन करिएगा, डंडा मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, वीडियो रिकॉर्ड होते होते तो इसको मर्ज होने में ना 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो उतने वेट तक आप टाइम लेंगे, है ना, ये नहीं कि अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोने लगते हो सब लोग। तो ये तो हमारा रिपील हो गया है, रिपील का मतलब समझते हो ना, हटा दिया गया है। आते हैं सेक्शन 7 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिए, सेक्शन आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 1 क्या है, टाइटल के बारे में बताता है, सेक्शन 2 क्या है, कोई बताएगा सेक्शन 2 में क्या था, कोई बताएगा फटाक से, माइक ऑन करके। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सेक्शन 2 था एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। सेक्शन 3 क्या था, सेक्शन 3 डिफिनेशन के बारे में बताता है कि भाई कुछ बातें हैं उसको समझ लीजिए आप। सेक्शन 4 हमने छोड़ा हुआ है, ओवरराइडिंग एक्ट है उसको छोड़ते हैं। सेक्शन 5 कंडीशन ऑफ मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट मुंह से सिर्फ ऐसे बता नहीं दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही आएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है, हटा दिया गया है, अब क्या होता है बाद में पता करेंगे। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है सेक्शन 7 हमारे पास, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, एचएम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, आप लोग बड़े हो गए हैं। तो चलो मीटिंग हम लोग यहीं पे इसको बंद करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।